एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम सीमेंट की एक केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि जो सीमेंट की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हम सीमेंट की जगह क्या चीज़ ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम हमारी लाइफ को सीमेंट के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, सभी चीज़ों को बनाने में सीमेंट चाहिए होता है ना। बिना सीमेंट के कुछ भी नहीं बन सकता। तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है उसको वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में लिस्ट किया गया है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक इंडस्ट्रीज सीमेंट भी है। ठीक है, तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रोसेस से फाइन डस्ट निकलती है। मतलब जब सीमेंट को बनाया जा रहा होता है इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री क्या करती है, वो फाइन डस्ट को रिलीज करती है। बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो है फिर हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं और एनिमल्स के लंग्स में भी एंटर कर जाते हैं। तो लंग्स में एंटर करेंगे तो क्या होगा, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा एज्मा वगैरह हो जाता है। ठीक है, और ये फाइन डस्ट प्लांट्स की लीव्स पर भी सेटल हो जाती है जिससे उनकी यील्ड डिक्रीज हो जाती है। यील्ड यानी कि जो ग्रोथ हो रही है, जो उत्पादन या जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, वो कम हो जाता है। जैसे मान लो ये एक पत्ती है पेड़ की, ठीक है, तो ये पत्ती क्या करती है, ये इसका तना है। ठीक, तो ये पत्ती जो है ये फोटोसिंथेसिस करती है, सनलाइट लेती है और कार्बन लेकर एटमॉस्फेयर से अपना खाना बनाने का काम करता है ये पेड़ जो है। ठीक है, तो ये इसकी जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इसके ऊपर जो फाइन डस्ट है वो जमा हो गई। ठीक है, अब जब फाइन डस्ट जमा हो जाएगी तो ये ठीक से इसके ऊपर सनलाइट नहीं आ पाएगी। तो जब सनलाइट नहीं आ पाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगी। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, इस पेड़ का खाना नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, ये पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा ना ही कोई भी क्रॉप ग्रो हो पाएगी। तो इससे प्लांट्स को भी नुकसान रहता है। ठीक है, फिर ये जो फाइन डस्ट है ये सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी करती है। जो फाइन डस्ट है ये सॉइल में मिलेगी जाकर, जैसे पत्तियों पर सेटल हो रही है उसी तरीके से सॉइल पर भी तो सेटल होगी ना जाकर। इसके अलावा पानी में जाकर मिलेगी ये फाइन डस्ट जो है। और इसके अलावा हमने एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया था जिसमें इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली जो गंदा पानी है वो रिवर या पॉन्ड वगैरह में डायरेक्टली डाल देती हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो इंडस्ट्री से जो है वाटर पोल्यूशन भी होता है। राइट, तो एक बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए गाइडलाइंस बनाती रहती है ताकि जो पोल्यूशन है ये कम हो सके या बिल्कुल खत्म हो सके पोल्यूशन। इस सीमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, इसके लिए ये लोग गाइडलाइंस बनाते रहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो फिल्टर्स वगैरह लगा सकती हैं, है ना, और जो पोल्यूशन हो रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती हैं ये कुछ ऐसे तरीके अपनाकर। तो ये CPCB जो है ये वाली जो बॉडी है ये अलग अलग गाइडलाइंस इशू करती रहती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सीमेंट के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के रूप में हम कुछ मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं जो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इन मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल्स आ सकते हैं जैसे कि स्टोन का यूज़ किया जा सकता है बिल्डिंग बनाने में, मड का यूज़ किया जा सकता है, मड यानी कि जो मिट्टी होती है उससे बिल्डिंग बनाई जा सकती है, और न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो प्लांट होते हैं उनसे भी कुछ ऐसे मटेरियल्स बनते हैं जिनका हम बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्लास्टिक होती है उससे रिसाइकल्ड मटेरियल्स निकाल लिया जाता है, उससे भी जो है वो कंस्ट्रक्शन में उसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक फ़ोटो दी गई है जैसलमेर फोर्ट की। ये जो फोर्ट है ये राजस्थान में है। ठीक है, ये जो फोर्ट दिख रहा है ना ये एक मड स्ट्रक्चर था, यानी कि मिट्टी से बनाया गया था ये पूरा किला जो है, और ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसको बाद में रिफर्बिश किया गया सैंडस्टोन का यूज़ करके। रिफर्बिश यानी कि इसको दोबारा से जो है वो बनाया गया उसी पैटर्न से, लेकिन मिट्टी हटा दी गई और यहाँ पर सैंडस्टोन लगा दिया गया जिसे हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है लेकिन उसके बाद भी इसको सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है ना। जो हमारी अर्थ में नेचुरली मिल रहा है, जो मड वगैरह मिल रही है उसका यूज़ करके इसको बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो है ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग है, कहाँ पर, एरोविल में। एरोविल एक जगह है और इसको बनाया है एरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट ने।
और ये जो एरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट है, इसको यूनेस्को ने एक मान्यता दे रखी है अर्दन आर्किटेक्चर के लिए। सबसे पहले समझो यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करती है। और यूनेस्को चेयर का क्या मतलब है? यूनेस्को चेयर का मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी को यूनेस्को जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो काम कर सके। मतलब एक एक्सपर्ट सेंटर बना दिया जाता है उस फील्ड का। जैसे यहाँ पर अर्दन आर्किटेक्चर का बनाया गया है एरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट को, और किसने बनाया है? यूनेस्को ने बनाया है। ठीक है, तो अर्दन आर्किटेक्चर क्या होता है? अर्दन आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि अर्थ से जो हमें मटेरियल मिल रहे हैं, जैसे कि मिट्टी है, क्ले है और मड होती है, वो सबसे बिल्डिंग बनाना। तो ये जो है वो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। तो यूनेस्को ने जो इस एरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट को मान्यता दी है, जो चेयर दी है, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल पर अब ये एरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट एक एक्सपर्ट माना जाता है अर्दन आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो ये बिल्डिंग भी जो है ये स्पेशल टेक्निक्स का यूज करके मड से बनाई है। और किसने बनाई है? एरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, एरोविल में लोकेटेड है ये। फिर हम देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं और कुछ मेथड्स हैं जिनको कंबाइन करके हम मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ में कंबाइन करके इन्हें हम नए नए मटेरियल्स बना सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो। जो मटेरियल सस्टेनेबल हो सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी ना नुकसान पहुंचाएं, हम कुछ ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा फिर मतलब देखो क्या है, ट्रेडिशनल मटेरियल प्लस कुछ ऐसे मेथड जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में कंबाइन करके हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स बनाते हैं। और इन मटेरियल्स को जो बनाया जाएगा उसका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो कम पॉल्यूटिंग होगा। जैसे सीमेंट से पॉल्यूशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उतना पॉल्यूशन यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी क्योंकि लोकल लोगों को काम मिलेगा नए नए मटेरियल्स बनाने में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। और इसके अलावा इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ट्रेडिशनल मटेरियल्स और मेथड्स का यूज़ करके इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि जहाँ पर ये बनाई जा रही है, जो भी बिल्डिंग बनाई जाएगी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट को ध्यान में रखकर वो बिल्डिंग बनाई जाएगी। जैसे कोल्ड क्लाइमेट होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो वहाँ पर घर की जो छतें हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं ना, ताकि जो बर्फ़ पड़े वो जो है छत पर जमा ना हो और डायरेक्टली इस तरीके से निकल जाए, है ना। ऐसे ही जो गर्म एरियाज़ होते हैं जैसे डेजर्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं ताकि अंदर जो है वो ठंडा रह सके, राइट। तो ये बात हो गई सीमेंट की कि पहली बात सीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है। ठीक है, इसके अलावा हम उसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं हम, और जो लोकल जगह है उसके क्लाइमेट को ध्यान में रखकर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में। वृक्ष आयुर्वेदा क्या है? ये एक एंशिएंट इंडियन बॉटनिकल साइंस है। तो बॉटनिकल मतलब कि जो पेड़ पौधों की स्टडी होती है वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लांट्स और ट्रीज की केयर और उनकी स्टडी पर फोकस किया गया है कि प्लांट्स को, ट्रीज को किस तरीके से अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उनके कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, वो वृक्ष आयुर्वेदा में बताया गया है। ठीक है, तो वृक्ष आयुर्वेदा जो टर्म है ये संस्कृत से निकला है, जिसमें वृक्ष का मतलब है ट्री और आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ, यानी कि जो ट्रीज हैं उनकी लाइफ या उनकी हेल्थ की जो साइंस है उसे हम बोल रहे हैं वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये कई हजारों सालों पुरानी है। मिलेनियम मतलब क्या होता है, हजारों सालों का टाइम। ठीक है, तो इनको जो है इस वृक्ष आयुर्वेदा को टेक्स्ट में फॉर्मलाइज किया गया लगभग 10th सेंचुरी सीई में। जैसे कि एक एग्जांपल है सूरपाल की वृक्ष आयुर्वेदा। तो वृक्ष आयुर्वेदा किसने लिखी है? सूरपाल ने लिखी है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। ठीक है, और एक बात ये और है यहाँ पर कि फॉर्मलाइज किया गया है टेक्स्ट के रूप में कब? 10th सेंचुरी में। तो इसका मतलब क्या है, क्या पहले नहीं लिखा गया था? तो देखो, एक टाइम पीरियड ऐसा था जब इंडिया के पास में या पूरे वर्ल्ड में ही कोई भी राइटिंग सिस्टम नहीं था। जो अर्लीस्ट वेदास हैं वो लगभग 1500 से 1000 BC के बीच में जो ऋग्वेद है वो लिखा गया था, सबसे पुराना वेद है ना। तो इससे पहले जो है राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं था। तो जब राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं था तो क्या होता था, जो भी नॉलेज होती थी वो ओरली ट्रांसमिट होती थी। ओरली ट्रांसमिट मतलब जो टीचर्स होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मुंह ज़बानी याद कराते थे और स्टूडेंट्स याद कर लेते थे।
ठीक है। इसी तरीके से वो नॉलेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती थी। फिर क्या होता है, जब राइटिंग सिस्टम डेवलप होता है तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। ऐसे ही 10th सेंचुरी में जाकर ये वृक्ष आयुर्वेदा भी लिखा गया। ठीक है। तो एक टर्म और यहाँ पर सीई का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो हमने जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने एक टाइमलाइन ले रखी है। ठीक है। इसको मान लो ये 0 है, इसको हमने माना है ये है जीसस क्राइस्ट का बर्थ जब होता है वो टाइम पीरियड। ठीक। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम सीई में काउंट करते हैं। सीई मतलब कॉमन एरा। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा कॉमन एरा। और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड है उसको हम काउंट करते हैं बीसीई में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो यहाँ पर जो 10th सेंचुरी सीई का यूज़ किया गया है उसका मतलब है 10वीं शताब्दी वाला कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम पीरियड है यहाँ पर। तो 10th सेंचुरी होता है 100 सालों का टाइम। तो 901 से लेकर 1000 तक जो टाइम है उसे हम 10th सेंचुरी बोलेंगे। और क्योंकि ये सीई है तो 10th सेंचुरी सीई बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो वृक्ष आयुर्वेदा है वो 10th सेंचुरी सीई में ही लिखी गई है। ठीक है। किसने लिखी है? सूरपाल ने, ये याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या लिखा है इस वृक्ष आयुर्वेद में। इसमें लिखा है कि जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं उनको अलग अलग सॉइल टाइप्स में ग्रो किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब हर एक प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की। जैसे सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रो होते हैं, क्योंकि हर मिट्टी में हर प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है। जैसे जो कॉटन होता है वो काली मिट्टी में ही ग्रो होगा और किसी मिट्टी में नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सब वृक्ष आयुर्वेद में लिखा है। इसके अलावा सीड कलेक्शन का तरीका इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से सीड्स को कलेक्ट किया जाए, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, और सीड्स का प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट मतलब जो सीड को प्लांट करने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो चीज़। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दूँ राइस का, तो जब राइस की, या हम इसे पैडी भी तो बोलते हैं ना, पैडी की जो खेती की जाती है, तो इसके जो सीड्स हैं उनको पहले ही नर्सरी में ग्रो कर लिया जाता है। छोटे छोटे सैपलिंग्स बना लिए जाते हैं। सैपलिंग मतलब वही छोटे छोटे पौधे से इनके बना लिए जाते हैं और फिर इन पौधों को जाकर फील्ड में लगाया जाता है, खेतों में जाकर इन्हें लगाया जाता है। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम बीज डालेंगे फील्ड में तो हर बीज तो ग्रो नहीं होता है, लेकिन पहले से ही उनकी सैपलिंग्स जब हमने बना ली तो हमें पता है कि ये पौधा अब उगेगा ही उगेगा। ठीक है। तो एक अच्छी तरीका माना जाता है पैडी के कल्टीवेशन के लिए। ठीक। इसके अलावा वृक्ष आयुर्वेदा में इरिगेशन टेक्निक्स हैं। इरिगेशन टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया गया है और रिकमेंडेशन दी गई हैं अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी ग्रोथ स्टेज के अकॉर्डिंग। यानी कि प्लांट कौन सा है, क्या वो वीट का प्लांट है या राइस का प्लांट है, जूट का प्लांट है, इस तरीके से उनकी ग्रोथ स्टेज कौन सी है, क्या अभी उन्हें बोया ही है या फिर वो अपनी मिडिल स्टेज में खड़े हैं या फिर वो पूरी तरीके से पक चुके हैं प्लांट जो हैं, है ना। और जो सीजनल कंडीशन है वो कैसी है, क्या विंटर है, क्या रेनफॉल है या फिर समर का टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस हिसाब से इरिगेशन टेक्निक इन्होंने बताई है वृक्ष आयुर्वेदा में सूरपाल ने। और क्या लिखा है वृक्ष आयुर्वेदा में? इसमें लिखा है पेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज। अब पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं। पेस्ट मतलब कि जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना फसल में, वो चीज़, वो पेस्ट होती है, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। लेकिन वृक्ष आयुर्वेदा में नेचुरल रेपेलेंट्स के थ्रू पेस्ट मैनेजमेंट बताया गया है। नेचुरल रेपेलेंट यानी कि कीड़े मकोड़ों को दूर रखने वाली नेचुरल चीज़ें, जैसे कि नीम का स्प्रे डाल देना तो उससे कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स जो साथ में ग्रो किए जा सकते हैं जिससे पेस्ट डेवलप ना हो। तो जो प्लांट्स साथ में ग्रो किए जा सकते हैं उसमें एग्जाम्पल हो सकता है चिली का, जो मिर्च होती है, प्लस गार्लिक। ठीक है। तो इन दोनों को साथ में ग्रो करने से क्या होगा, जो पेस्ट है वो दूर रहेगी। मिर्ची के साथ गार्लिक लगाया जाएगा, गार्लिक जो है वो पेस्ट को भगाएगा, इसकी खुशबू पेस्ट को पसंद नहीं होगी, और चिली का प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है, सेफ रहता है। ठीक है। इसी तरीके से कैरेट और अनियन को जो है वो एक साथ में उगाया जा सकता है। अनियन की खुशबू जो है वो पेस्ट को दूर रखेगी और कैरेट का प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
किसके, प्लांट्स के, जो एक साथ में उगाए जा सकते हैं जिससे पेस्ट नहीं लगता है। तो ये नेचुरल तरीका है ना, यहाँ पर कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जा रहे, जिससे सॉइल हेल्थ बनी रहेगी, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो ये फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ये क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को प्रमोट करती है, ताकि सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में एक ही क्रॉप ग्रो कर ली, जैसे कुछ किसान जो है वो वीट जो है वो पूरी साल ग्रो करते हैं, ये नहीं करना। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक सीजन में वीट कर लिया, दूसरे सीजन में दालें कर ली जो पल्सेस होती हैं, तीसरे सीजन में कोई वेजिटेबल कर लिया। तो इससे जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस रहते हैं और सॉइल हेल्दी भी रहती है। इसके अलावा जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक साथ में कई सारी फसलें उगाना, जैसे वीट और मस्टर्ड को एक साथ में उगा सकते हैं। इसी तरीके से जो राइस है और जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, उनको एक साथ में उगाया जा सकता है। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, और हमने एक मल्चिंग भी पढ़ी थी, है ना। इन सभी से क्या होता है, सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, सॉइल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, और ये नेचुरल तरीके हैं सॉइल को हेल्दी रखने के, ठीक है। तो वृक्ष आयुर्वेदा में प्लोइंग के तरीके, प्लोइंग के मेथड्स भी बताए गए हैं। सॉइल को किस तरीके से प्लो किया जाए ताकि उसमें सॉइल मॉइस्चर जो है वो बना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लोइंग कर देने से क्या होता है ना, सॉइल का मॉइस्चर उड़ जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो प्लोइंग का तरीका बताया गया है। इसके साथ ही साथ किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर, उनकी ग्रोथ की जा सकती है, जैसे कि फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, इनकी ग्रोथ कैसे की जा सकती है, ये भी वृक्ष आयुर्वेदा में बताया गया है। तो फंगाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स, ये सब सॉइल के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसमें ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो ये जो फंगाई है ये सॉइल की रिसाइक्लर होती है। सूखे लीव्स या जो लकड़ी वगैरह होती है उसको तोड़कर ये न्यूट्रिएंट्स में बदल देती है और वो सॉइल में मिल जाते हैं, और प्लांट्स के रूट्स के साथ कनेक्शन बनाकर वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं, जो फंगाई होते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। ये जो डेड प्लांट्स हैं, जो भी वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह उनको प्लांट्स के लिए रेडी बनाते हैं। जैसे जो हमारी पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं ना, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। वैसे उस बैक्टीरिया का नाम अगर जानना चाहो तो राइजोबियम नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन को ये सॉइल में मिक्स कर देता है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो पल्सेस की जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को सॉइल में मिलाता है। तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। और अर्थवॉर्म्स को तो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहा ही जाता है। सॉइल को लूज और सॉफ्ट बनाते हैं ये, है ना, एरेशन करते हैं, मतलब हवा पास होती है सॉइल में इनकी वजह से, जिससे एयर और वाटर सॉइल में इजीली एंटर हो सकते हैं, है ना। और इनका जो वेस्ट है, जिसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये सब जो है वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो वृक्ष आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है कि किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप का प्लांट उसमें लगाना चाहिए। इसके अलावा सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्री प्लांटिंग के मेथड्स इसमें बताए गए हैं। इरिगेशन टेक्निक इसमें बताई गई है। और क्या बताया गया है, प्लांट की स्पीशीज, ग्रोथ स्टेज और सीजनल कंडीशन के बेसिस पर इरिगेशन टेक्निक बताई गई हैं। पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इसमें बताई गई हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बताया गया है। क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना, फ्लोइंग कैसे करनी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे बनाए रखना है सॉइल में, बहुत सारी चीज़ें वृक्ष आयुर्वेद में बताई गई हैं। तभी तो ऐसे प्लांट्स और ट्रीज की साइंस बोला जाता है वृक्ष आयुर्वेदा को, है ना। सो ये हो गई हमारी सीमेंट की केस स्टडी। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया कि सीमेंट जो है वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, इससे सॉइल पॉल्यूट होती है, एयर पॉल्यूट होती है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो गाइडलाइंस इशू करते रहता है टाइम टू टाइम, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। तो हम सीमेंट की जगह पर कुछ ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन का, मड का, प्लांट बेस्ड मटेरियल का, रिसाइकल्ड चीज़ों का, है ना। फिर हम कुछ ट्रेडिशनल मटेरियल्स और मेथड्स का यूज़ करके उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में कंबाइन करके नए नए मटेरियल्स बना सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन जो है वो कम होता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और वहाँ के क्लाइमेट को ध्यान में रखकर वो बिल्डिंग जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। और ये सब जो है वो सब सस्टेनेबल होता है।
तो इसके बाद बात आती है सिक्किम की एक केस स्टडी की, जिसमें हम देखेंगे कि सिक्किम कैसे इंडिया का एक ऑर्गेनिक स्टेट बना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।